सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। और हमारी तरफ से भी सभी का स्वागत है। हाँ और तो हमारे संग मीठी मीठी बातों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल, और जुड़ भी गए हैं बुआ जी। बहुत से संदेश आ चुके हैं, बहुत सी बातें जो थी उन्होंने विषय तो देख ही लिया है और बहुत सी बातें अपनी लिख के भेजी हैं। तो देख लिया तो नहीं पता है नहीं बताना है। नहीं, और बिल्कुल भाई हम लोगों को बता दें कि जैसे कि ना जुड़ चुके हैं, इस पर मन्नू बहुरिया ने बहुत हमें घूर के ऐसे कहा कि जुड़ चुके हैं। तो ये इनका आत्मविश्वास है जो आंखों से छलका है। हमने कहा बता दें लोगों को कि इन्होंने बहुत हमें ऐसे कहा कि ऐसे कैसे 3 बजे के बाद आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं कि जुड़ जाइए। श्रोता जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और विषय इसलिए भी बताना है कि हमारे बहुत सारे साथी अपना काम करते हुए जो सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम, उन्हें बता दें कि आज हम घुमाने के लिए उन्हें ले जाएंगे तवांग। हाँ बिल्कुल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है जी। और रही बात कि नकल ना करें, दूसरे की नकल ना करें। खासकर जब आपका कहते हैं ना कि बुआ जी की सबकी अपनी एक प्रतिभा होती है, व्यक्तित्व होता है, तो ऐसे समय में दूसरों की नकल ना ही करे। तो ऐसे अच्छा समय क्या मतलब हर समय नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय क्या सबका व्यक्तित्व तो होता ही है अपना। आप अपनी मौलिकता बनाए कर रखिए और कुछ अगर सीखना है तो सीखने के तौर पर सीखें, ना कि नकल करें। और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है कि किस तरह से नकल करने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई लोगों को। अच्छा हाँ, मैंने देखा भी बुआ जी, बिल्कुल आपने बताया जैसे संदेश के जरिए मतलब पूरी कहानी आई है कि नकल करने से क्या होता है। अरे वाह, तो भाई हम उसकी बात भी करेंगे। और हमारे साथियों ने सुनी भी होगी, लेकिन भाई मौका जब आता है, विषय आता है, तो उसके बारे में बात करना मजा अच्छा भी लगता है। और सार्वजनिक स्थानों पर रखें ध्यान किन किन चीज़ों का, इसके बारे में भी बात करेंगे। सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क है, या हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस है, या कोई और यात्रा कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, अगर हम नदी किनारे भी हैं, पहाड़ में घूमने गए हैं, कोई पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। और पर्यटन की अगर बात आई है तो हमने तो पहले बता ही दिया है, तवांग चलेंगे। और तो जब बिगड़ी बात बन गई, ये जब हम बात करेंगे यानी वो दिन याद करो में, तो क्या घूमने के समय भी कुछ बात बिगड़ जाती है तो वो भी बनाई जाती है, वो भी बात करेंगे। मैं वहीं पे ही आ रही थी बुआ जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं बिल्कुल जोश के साथ और हम कुछ चीजें भूल गए। तो ऐसे समय में कुछ बहुत जरूरी चीजें भूल गए, उस समय क्या करते हैं? हम करते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या करते हैं वो बताइए आप। उसको हम क्या नाम देंगे ये हम बाद में बताएंगे। अब आपने जुगाड़ किया या किसी से कुछ और आग्रह करके कुछ व्यवस्था की, वो आप बताइएगा। और जुगाड़ भी किया ही होगा जरूर आपने। कभी कभी तो टिकट 1 महीने बाद का रहता है, आदमी चला जाता है घूमने। वो है, बिल्कुल है। और श्रोताओं से हम अनुरोध करेंगे तो जब ऐसी चीजें आपके साथ हुई तो आपने क्या किया, ये आप जरूर लिखकर भेजिए। बिल्कुल लिखकर भेजे मन्नू बहुरिया। लेकिन एक बात और है, ये केवल घूमने की बात तक सीमित नहीं है। आजकल शादी ब्याह में जा रहे हैं, शादी ब्याह में तैयार होने से लेकर खाना पकाने से लेकर मेहमान के आने और जाने तक के बीच में इतने काम होते हैं और इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हो जाती है। यानी कि थोड़ी सी व्यवस्था अगर बिगड़ी तो उसको आपने कैसे संभाला, इसके बारे में बात बताइए आप हमें। तो और हम गीत सुनवाएंगे। अरे गीत सुन लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो हो चुकी है, गीत भी सुनते हैं। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्ता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित भंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी। चा
गाने को सुनकर मन झूम उठा, और वैसे ही हम जब तवांग की बातें करेंगे ना तो और भी मन झूम उठेगा। वैसे लोग कहते हैं यहाँ शांति के लिए लोग जाते हैं। हाँ, शांति के लिए जाते हैं, तभी तो मन झूमेगा ना बुआ जी। क्या बात है, ये तो उल्टी गंगा बहा रही है। चलो देखते हैं। बिल्कुल। और अगर हम तवांग की बात करें तो बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला की गोद में बसा मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर उत्तर पूर्व भारत का एक पर्यटक स्थल है ये, जिसे किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। और इस गांव की स्फूर्तिदायक आभा और अपार शांति जो है देश भर में अनगिनत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है हमेशा से। सही बात है, लोग चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्ति पाने के लिए यहाँ जाते हैं। वैसे तवांग निस्संदेह आत्मा साधकों के लिए स्वर्ग है, साहसिक उत्साही लोगों के लिए भी स्वर्ग है। जाहिर है कि जब आत्मा शांत रहेगा तो फिर साहस भी करेगा इंसान। छोटे से गांव में ट्रैकिंग, हाइकिंग से लेकर माउंटेन बाइकिंग और वाइल्ड लाइफ स्पोर्टिंग तक भरपूर साहसिक सुविधाएं हैं, जो इसे वास्तव में अरुणाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। क्या बात है। और ये है भी बहुत ही खूबसूरत जगह जो चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ है। ये तो है ही। और यहाँ पर खूबसूरत चोटियां हैं, छोटे छोटे गांव हैं, शांत झीलें हैं। अगर हम इस नगर के इतिहास में झांकें तो यहाँ धर्म और पौराणिक कथाओं पर सम्मिश्रण इसका देखा जा सकता है। और 17वीं शताब्दी में मिराक लामा ने तवांग का नामकरण किया था। तिब्बत, भूटान और म्यांमार की सीमाओं को छूता हुआ अरुणाचल प्रदेश जो है, जहां पर ये है स्थित तवांग, यहाँ पर मोनपा जाति के आदिवासी रहते हैं और ये पत्थर और बांस से बने घरों में रहते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ पर मठ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, जो बौद्ध मठों के लिए बहुत पूरे विश्व में पहचाना जाता है और विश्व का ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मठ है। क्या बात है। और इसे गोल्डन नामग्याल ल्हासे के नाम से भी जाना जाता है। और तवांग मठ का जो निर्माण है वो मिराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680-81 में करवाया था। और इस जगह से पूरी तवांगचू घाटी के, मतलब घाटी का नाम है तवांगचू, तो उसकी खूबसूरत दृश्यों को देखा जा सकता है। और तवांग मठ दूर से किसी किले जैसा दिखाई देता है, अगर आप दूर से देखेंगे तो किले जैसा दिखता है। और ये कह सकते हैं कि पूरे देश में ये अपने प्रकार का, मतलब अलग तरह का अकेला बौद्ध मठ है। और इस मठ में सैकड़ों बौद्ध साधु जो हैं, भिक्षु हैं, एक साथ रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। बिल्कुल। और इस मठ के पास ही एक जलधारा भी बहती है या झरना भी बहती है। जी। और ये 400 साल पुराना मठ है। और हमारे साथी इसी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि तवांग शब्द में ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है चुना हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का चुनाव मिराग लामा लोड्रे ग्यामत्सो के घोड़े ने किया था। मिराग लामा लोड्रे ग्यामत्सो एक मठ बनाने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे। उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिससे उन्होंने दिव्य शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लिया। प्रार्थना के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि उनका घोड़ा वहां पर नहीं है। वो तत्काल अपना घोड़ा ढूंढने लगे। काफी परेशान होने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को एक पहाड़ की चोटी पर पाया। इसी चोटी पर मठ का निर्माण किया गया और फिर इसी तरह से नामकरण किया गया। क्या बात है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। और ऐसे ही बुआ जी, तवांग मठ का जो प्रवेश द्वार है ना, वो दक्षिण में है। प्रवेश द्वार का नाम है काकालिंग। और काकालिंग देखने में झोपड़ी जैसा लगता है। इनके दीवारों पर चित्रकारी की गई है, बहुत ही सुंदर। अगर इनकी दीवारें देखें तो बहुत सुंदर लगती हैं। और इस मठ का मुख्य आकर्षण है 28 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये हमारे साथियों ने भी बात साझा की है। और इस मठ में एक और इसकी खूबसूरती है कि इसके पास एक जलधारा बहती है और जलधारा बहुत खूबसूरत है। और पूरे मठ के लिए यहीं से जल की आपूर्ति भी की जाती है। तवांग नगर में मोनपा जनजाति का उनका प्रमुख त्योहार जो है कृषि और धर्म से जुड़ा हुआ है। वैसे तो साल में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख है लोसर। ये नए साल का त्योहार है जिसे फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। और दूसरा प्रमुख त्योहार है तोरग्या। बिल्कुल। और इस त्योहार को लूनार कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो 11वें महीने की 28वीं तारीख को मनाया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जनवरी में पड़ता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस
इस त्योहार से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने के लिए मनाया जाता है, जो कि साथ ही साथ फसलों को तो बीमारियों से बचाते ही हैं और उन्हें भी स्वस्थ रखते हैं, ऐसा मान्यता है। उनकी सुरक्षा के लिए त्योहार मनाते हैं। जाहिर है कृषि प्रधान स्थान है तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे ही। और तवांग की मोनपा जनजाति कला के क्षेत्र में बहुत समृद्ध है, बहुत रुचि रखती है, जानकारी बहुत है। यहाँ के लोगों ने थनका पेंटिंग और हाथ से पेपर के जरिए काफ़ी नाम कमाया है और ये कह सकते हैं कि इन्हें महारत हासिल है। और इनकी कलाओं की लकड़ी का जो मुखौटा होता है वो बहुत ख़ास होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो तोरग्या त्योहार के दौरान किया जाता है। तवांग मठ में होने वाले नृत्य के दौरान भी करते हैं। और साथ ही एक ऐसा लकड़ी का ढक्कन होता है जिसमें कलात्मक रूप से डिजाइन किया जाता है और ये स्पेशली बुआ जी खाने का बर्तन होता है। इसका नाम है दोलोम। तो इस तरह की चीजें भी वो बनाते हैं और शेंग क्लेम करके होता है, एक लकड़ी का चम्मच होता है और ये सारी चीजें वो खुद बनाते हैं और ये कहना चाहिए उनकी विशेषता है। देखो सीमित संसाधन जब होते हैं तो ये स्वयं सब चीजें जो आसपास चीजें मिलती हैं उनमें ही अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं और उसको खूबसूरत ढंग से तैयार करते हैं। बिल्कुल। नूरा नांग जलप्रपात देखने वाले मतलब देखा जा सकता है वहां पर। देश के बहुत अच्छे झरनों में से एक है ये और 100 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। ये नूरनांग नदी का एक अहम हिस्सा है जो कि सेला दर्रे से निकलता है। यहाँ घूमने के लिए तवांग वॉर मेमोरियल भी है। ये युद्ध स्मारक है, नाम से ही पता चल रहा है, और जिसकी संरचना जो है 40 फीट ऊंची है और 1962 में हुए चीन भारत युद्ध के शहीदों को समर्पित है। यहाँ 2420 शहीदों के नाम अंकित हैं, वहां देखे जा सकते हैं जो शहीद हुए थे। और सेला दर्रा को अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जीवन रेखा भी मतलब कहा जाता है। देखो यहाँ पर जो है ना बर्फ से ढका रहता है ये स्थान अधिकतर। और हम बात कर रहे थे युद्ध स्मारक की, तो इसमें एक जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक भी प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के बहादुर सिपाही जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। और हम ये बात कर रहे थे कि जो सेला दर्रा की, ये स्थान जो है बर्फ से ढका रहता है लेकिन यहाँ से बहुत खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। सेला दर्रा और सेल झील में से अरुणाचल प्रदेश द्वार के रूप में ही जाना जाता है। तो बहुत खूबसूरत ये घाटी है। और अब बात करते हैं गोरीचेन पार्क। ये जो है गोरीचेन पीक जो है यानी सबसे ऊंची जो पीक है यानी कि शिखर जो है गोरीचेन पीक अरुणाचल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के बीच में स्थित है। यहाँ ट्रैकिंग की जाती है। गोरीचेन पीक और तवांग की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है। तो मन्नू भौरिया, एक गीत सुनते हैं फिर थोड़ी सी और ऊंची ऊंची जगहों पर घूमेंगे। हाँ बिल्कुल। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
तो भाई हम लोग घूम रहे थे तवांग, है ना। तो उच्चतम शिखर को सा नगाफू के नाम से जाना जाता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 22,500 फीट है। और साथ ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाला झील भी है, जिसे हम पीटी त्सो झील, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही मतलब लुभावना ये खूबसूरत वातावरण, या कहना चाहिए मंत्रमुग्ध करने वाला जो वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है। क्या बात है। और झीलें हो तो सुंदर तो लगता ही है। यहाँ पर एक संगतेसर झील भी है, कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम पता है क्या है? हालांकि पहले ये बता दें कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, हिमालय के बीचों बीच में ये झील शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन इसे माधुरी झील भी कहते हैं। क्या बात क्योंकि कोयला फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई थी, तब से ये माधुरी झील हो गई। जबकि नाम से तो भाई संगतेसरी झील है। अच्छा। और जाने की बात अगर करें तो हम लोग तेजपुर हवाई अड्डे से जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी तेजपुर ही है, वहां से भी 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप बस से जाएं, चाहे तो टैक्सी करके जाएं, घूमिए और खूब मजे लीजिए। जाने के लिए यहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है, बर्फबारी का मजा लेना है तो जाहिर है कि फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाए। बिल्कुल, क्योंकि 1 जनवरी अगर दिसंबर जनवरी की बात करें तो यहाँ तो एक बहुत माइनस में चली जाती है। तो अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ऐसे समय जाएं कि आप वहां पर आनंद ले सकें। कैसे समय? अभी ऐसे समय बता रही हूं। अप्रैल मई के समय जाएं। जी हाँ, मतलब दोनों का अपना मजा है। अगर आप बर्फबारी नहीं देखना चाहते हैं, वैसे घूमना चाहते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्च से लेकर सितंबर या अक्टूबर तक के महीने में आप मजे ले सकते हैं। तो और फिलहाल हम लोग कहने वाले हैं कि नकल न करें। कभी कभी करना पड़ जाता है ना मन्नू मौर्य, ऐसा थोड़ी है तुम लोग कह देते हो ना करें। भाई एक नकल एक ही चीज की अच्छी लगती है, वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जो आवाज निकालते हैं तरह तरह की, वो सुनकर बड़ा मजा आता है। लेकिन बात जब ऐसी हो कि जहां पर अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए नकल की जाए, या मतलब किसी भी चीज में, किसी कला में या किसी भी चीज में, तो वो ठीक नहीं है। तो वो अच्छी बात है। अगर व्यक्तित्व निखारने के लिए की जाए तो वो अच्छी नकल हो सकती है। लेकिन अपना व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगे तो हम किसी और की नकल करें और वैसे ही बनने लगे तो नहीं ठीक है ना। हाँ। हम सोचे कि हम सबसे अच्छे लगें और इसके लिए हम किसी और को आदर्श अगर मान रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही चलने लगे तो ये नहीं ठीक है ना। हाँ, मतलब कुछ चीजें उसमें से आत्मसात कीजिए और कुछ अपनी मौलिकता भी बनाए रखिए। ये कहने का मतलब है। ये बिल्कुल सही बात है। और खासकर जब ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास, अगर हम पहली चीज तो अपने जेब के बारे में ध्यान दें कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे केवल हाव भाव में नकल करने में क्या पैसा खर्च होगा भाई? हाव भाव की बात नहीं बुआ जी, कि अगर आप कुछ कपड़े ले रहे हैं, अगर आप कुछ ज्वेलरी ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई वो मेरे रिश्तेदार तो हर महीने ये कपड़े खरीदते हैं, ये ज्वेलरी लेते हैं, ये सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, तो हम भी उन्हीं के नकल करते करते कम से कम 6 रंग का पर्स तो हो ही हाथ में, जिस रंग का कपड़ा पहने उस रंग का हमारा पर्स होना चाहिए, घड़ी हो। लेकिन ये भी ध्यान रखें भाई कि हमने हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारे घर की जो स्थिति है, उसके हिसाब से हम काम करें। ये तो बात सही है मन्नू बहुरिया, लेकिन यही तो हम भी कह रहे हैं कि उसके संग संग इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर आपके पास अथाह पैसा है तब भी ये नकल करना उचित नहीं है। आप अपने हिसाब से चलिए, आप अपनी अलग पहचान बनाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात। और बुआ जी, ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि नकल कीजिए पर अकल से। अच्छी बातों का व्यवहार, उनके बोलने का सलीका, पर किसी दुर्गुणों का नकल करना अच्छी बात नहीं। बहुत बार किसी को फैशनेबल मॉडर्न देखते हुए खुद अपने आप को भी मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हम सहूलियत ना देखते हुए उटपुटांग कपड़े, जूते, मेकअप या बोलचाल का लहजा बदल लेते हैं, पर समाज परिवार में हंसी के पात्र बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस बात का ख्याल रखिए, दूसरे की नकल ना करें। बालक दरअसल अपने प्रिय की नकल ही करता है, ऐसा करते हुए ही वो सीखता भी है। फिर हम लोग भी सिखाने के क्रम में अक्षर का उच्चारण करते हैं, फिर वो उसकी नकल करते हुए बोलना सीखता है। इसलिए नकल की भी जीवन में आवश्यकता है, लेकिन असल और नकल की पहचान की आवश्यकता है इस जीवन में ही है, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष परक शब्द है। फिर सच तो ये है कि ये संसार ही नकली है और असली केवल वही है जो एक संसार में व्याप्त है, इस संसार में। और वो अपने इस सापेक्षता को हम अपने किस स्तर तक उतार पाते हैं, बस यही नकल न करने के उद्देश्य है, अगर हम अपना सकें तो बात बिल्कुल सही है कि नकल तो नहीं करना चाहिए। और हमारे एक साथी ने जो कहानी लिखकर भेजी है वो वाकई बहुत अच्छी है, कि हालांकि इन्होंने घोड़े और गधे की बात की है, लेकिन 2 घोड़े भी हो सकते थे। इन्होंने लिखा है कि दोनों जा रहे थे साथ में, गधा और घोड़ा, और घोड़े के पीठ पर जो था नमक था
और गधे के पीठ पर जो थी रुई रखी थी, तो गधा पानी में उतर गया। तो उसने, भाई तुम पानी में क्यों उतर रहे हो? तो उसने बोला कि भाई हमारा सामान जो है वो हल्का हो जाएगा इससे, क्योंकि नमक है पानी में घुलता जा रहा था और उसका सामान बोझ जो है वो कम होता चला गया। तो यही देखकर गधा भी पानी में उतर गया और उसकी जो रुई थी वो भीग गई और भारी हो गई। तो इस तरीके से नकल जो है उन्होंने उतारी तो बस परेशान हो गए। तो इस तरीके का बिल्कुल सही बात है, ये उदाहरण ही है कि किस तरह से हम बिना सोचे समझे जब नकल उतार लेते हैं या किसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और हाँ, ऐसी एक बात हमारे श्रोता साथी ने लिखी कि नकल करना है तो किसी के द्वारा किए गए दान की नकल करे, दूसरों के द्वारा दिखाई गई दया भाव की नकल करे और दूसरों द्वारा की गई भारत की सेवा और रक्षा की नकल अवश्य करें। तो ये बात उन्होंने लिखी है। और बुआ जी, खासकर देखा जाता है कि कैरियर के चुनाव के समय भी हम देखा देखी जो है उसके सब्जेक्ट में चले जाते हैं, हमारी रुचि हो या ना हो। तो ये भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे की किसमें रुचि है। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर बनाना है या आपके पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो आपको भी उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, या खुद जो युवा वर्ग है वो भी कई बार दोस्तों की नकल करने के लिए उस कैरियर की तरफ चला जाता है जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। तो और कभी कभी इंटरेस्ट हो नहीं हो, रुचि हो नहीं हो, उसके संग संग क्षमता भी होती है, उसकी क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा मन होता है कि हम या किसी और के देखा देखी या पूरे समाज में एक जैसे प्रचलन हो जाता है ना, किसी समय जैसे फिल्मों का देख देख के प्रोफेसर दिखा रहा है तो सब प्रोफेसर ही बनने लगते हैं। हाँ। फिर अगर वकील दिखाया तब सब वकील ही बनने लगते हैं। तो इस तरह से नकल ना करें बल्कि बाकी सब चीजों की तलाश करें, देखें कि कहां पर क्या संभावना है और फिर उसी तरह से जाएं। और जैसे तुमने पहले ही कहा कि वाहन है, कपड़े हैं, फैशन करना है, इन सब चीजों में तो बिल्कुल भी नकल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक श्रोता साथी जैसे कहानी एक और लिखी उन्होंने कि एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो बड़ा चालाक और धूर्त था और उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत के खाने को मिल जाए। पेड़ के आसपास खरगोश रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरते थे और एक आध खरगोश को उठाकर ले जाते थे। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं जी, अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। एकाएक झपटा मारकर पकड़ लूंगा। दूसरे दिन कौवे ने भी खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपटा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और झट वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा, उसकी चोंच और गर्दन टूट गई। उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। नकल के लिए अकल चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। इस तरह की कहानी हमारे श्रोता लिख भेज रहे हैं और ये हमारे लिए सबक तो है ही। और पहले भी कहा जाता था कि और भी बहुत सारी कहानियां हैं। मक्षिका साने मक्षिका इसी नकल पे ही है। और बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें हमारी क्षमता से बाहर होती हैं, इन पर हम बात करते रहते हैं लेकिन एक अंतराल के बाद। जी अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। दूसरों की नकल ना करें, हमारे मन की प्रकृति वैसे सही बात है। ये लिख रहे हैं हमारे साथी कि कुछ ऐसी है कि अगर किसी
प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख लें तो हम खुद को भी वैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा करने पर हम अपने खुद के गुणों को विकसित नहीं कर पाते, साथ ही अपनी सहजता भी खो देते हैं। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है। बोलना हो, बोलने का अंदाज हो, चलने उठने बैठने का तरीका हो, जैसे जिसमें चीजों में पैसे नहीं खर्च होते लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं नकल करते हैं। तो या गायकी की बात होती है या कला है, कोई भी कला है, तो फिर आदमी सोचता है कि इसलिए भी नकल नहीं करना चाहिए कि फिर तो आदमी असल को सुनेगा ना, आपको क्यों सुनेगा। बिल्कुल, है ना, ये बात तो बिल्कुल सही। मौलिकता, सहजता जो चीजें हैं वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। हाँ, और अभी अगर हम डिजिटल युग की बात करें तो स्टेटस होता है, जो मोबाइल का स्टेटस होता है या जो रील्स बन रहे होते हैं, हाँ। जो इसमें हम ये देखते हैं कि लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते या हमको ये करना चाहिए, और हम उसमें लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके पीछे उनकी असलियत कुछ और होती है। वो कहना चाहिए ये भी कि वो जो दिखा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही है ना। तो ये भी हमेशा इन चीजों को अगर आप देखते हैं, जब आप सामने अगर आप तो कहीं ना कहीं पे देख रहे हैं, उलझन बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। तो उसको इतना अपने आप में हावी मत होने दीजिए या इतना नकल उसकी करने की कोशिश मत करिए कि आप कैसे भी आप उस चीजों को करना चाहते हैं। हाँ। और एक बात और है कि कहीं ना कहीं जैसे लाइक्स की बात आती है, या उसकी पहुंच की बात आती है, व्यूज की बात आती है कि कितने लोगों ने देखा, तो हम बराबर ये भी तौलते रहते हैं कि इसका इतना हो गया, हमारा इतना नहीं हो गया। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नकल का ही तरीका है और हम वो पहुंचना करना चाहते हैं। तो ऐसी अंधी दौड़ में न पड़िए और अपना सुकून जो है, चैन है, उसको बनाए रखिए। तो आपकी एक अलग पहचान होगी, अपना व्यक्तित्व होगा। बिल्कुल बुआ जी, और सुकून की बात कर दी आपने तो गीत सुनेंगे, देखेंगे चेहरे से दिख रहा है।
तो हो गई नकल पूरी। भाई हम तो कोशिश करते हैं बुआ जी आपकी नकल थोड़ी सी कर लें, बस आपकी जो बातें हैं, आपके बोलने का तरीका वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि बोले इतना अच्छा बोले, इतना मीठा बोले कि हमको भी सामने वाला सुनता रहे। देखो ऐसा है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि मिठास तुम्हारी आवाज की बिल्कुल अलग है, तुम्हारे बोलने का अंदाज जो ठहराव है वो बिल्कुल अलग है। हमारे साथी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और सबका अंदाज अलग होता है, किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, जो अच्छी चीजें हैं उनको हम ले सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, और यही बात दोनों तरफ लागू होती है। यही हम तुम लोगों से भी सीखते हैं और अपने श्रोताओं से भी सीखते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, सीखने वाली चीज अलग होती है, लेकिन आंख बंद करके नकल करना जो वो बिल्कुल अलग चीज है, और हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो सार्वजनिक स्थानों पर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो लिख भेजे हैं बुआ जी। वो लिखते हैं कि सार्वजनिक स्थान एक ऐसा स्थान है जो आम जनता के लिए खुला और सुलभ है, जैसे पार्क है, फुटपाथ है, शॉपिंग सेंटर, संग्रहालय, सरकारी भवन, वाहन शामिल है। इन जगहों पर जाने पर आपको स्वच्छता का ध्यान रखते हुए गंदगी नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा लगता है जब लोग बच्चों को घुमाने पार्क में लाते हैं, साथ ही खा पीकर डिस्पोजल कप, प्लेट, गिलास वगैरह वहीं फेंक जाते हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कपड़े भी जो होते हैं शालीन ही पहनना चाहिए। बातचीत में भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य भी है। बिल्कुल सही बात है, और यही साथियों हम बात करना भी चाह रहे हैं। आमतौर पर ये सार्वजनिक जो स्थान है या पार्क है जैसे, तो हम मान लेते हैं कि ये जनता की संपत्ति है, तो हम कुछ लोग इसलिए भी बिगाड़ते हैं इसको कि ये तो हमारी ही संपत्ति है। क्या हम अपनी संपत्ति वाकई बिगाड़ते हैं कभी? ये कभी नहीं सोचते, है ना? बिल्कुल, ये तो कभी नहीं करते हम। तो अपना समझकर भी अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो भी इसको साफ सुथरा रखना ही चाहिए हमको। या घर से हम जब निकलते हैं, चीज़ों को जैसे साफ करके निकलते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, पार्क से निकल रहे हैं या जैसे प्लेटफॉर्म है, या हमारे साथियों ने भी लिखा है, उन सब जगहों से साफ सुथरा करके छोड़ें। वैसे पहले एक संदेश पढ़ते हैं हम। सार्वजनिक जगह में गंदगी रहती है, बहुत लोग बैठते हैं, आते जाते हैं, संक्रमण रहेगा। पर ये सोचिए, गंदगी भी तो हम ही फैलाते हैं। रेलवे रिटायरिंग रूम, रेलवे स्टेशन का बेंच, आप गंदगी के चलते अपना बैग नीचे नहीं रखेंगे, भले ही दूसरे लोग खड़े रहें। सभ्य नागरिक की तरह आचरण करें। सार्वजनिक स्थान, पार्क हो या बस की लाइन या लिफ्ट, ये इन्होंने एक संकेत के तौर पर सब कुछ बता दिया कि वाकई हम अपना बैग तक जमीन पर नहीं रखते कि गंदा है, और कोई खड़ा है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। तो ये चीजें जो हैं, इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम बहुत फैल के तो नहीं बैठे हैं, या हमने बैग रख के किसी और के लिए घेर के तो नहीं रख लिया है, और वो आ रहे हैं बार बार देख रहे हैं, अच्छा बैग रखा है, चले जाते हैं, है ना? हाँ, तो इस बात का ख्याल रखिए। बिल्कुल। और वहीं एक जो श्रोतागण हैं वो लिखते हैं कि हमारे सार्वजनिक स्थान जो होते हैं संक्रमण, प्रदूषण और कीटाणुओं से भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि आप जिस भी सतह को छूते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, वह प्रदूषण और बैक्टीरिया से भरा है। केवल सार्वजनिक स्थान ही अशुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्वच्छता भी चिंता का विषय है। और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने में सहयोग देकर, शालीन आचरण का प्रदर्शन कर आप एक सभ्य समाज बनाने में मददगार हो सकते हैं। क्या बात है। तो पूरा जो एक समाज है वो हम ही से बनता है, तो इस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ध्यान रहेगा भी और रखना भी चाहिए। इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाह रहे हैं कि होटल जैसे है, धर्मशाला में है या मठ की बात करें, तो हम मान के चलते हैं ये सार्वजनिक स्थान नहीं है। अगर आपने कोई कमरा बुक किया है तो हम तो वहां के लिए भी कहेंगे कि अगर आप वहां जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं कि आपने नाली में बाल बहा दिया, चोक हो जाए, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है ना? बिजली और पंखे वगैरह सब ऑन है, कोई बात नहीं, हम पैसे दिए हमने। हाँ। तो इन सब जगहों पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल अपने घर की तरह उसको रखें ठीक से। हाँ। बिजली की बचत करें। और खासकर ट्रेन, बस वगैरह में भी जब आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन की बात करें तो पंखे अगर चल रहे हैं, अगर आप वहां नहीं हैं तो वो बंद कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं चालू किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वहां कोई नहीं बैठा और पंखा चल रहा है, तो भी आप इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बिजली और पानी तो हमें अपने भविष्य के लिए बचाना ही है। हाँ। ऐसे ही पानी की भी बात है। कहीं आप पार्क के पास या कहीं सार्वजनिक जो नल होते हैं, उनमें से अगर पानी बह रहा है, लीक हो रहा है, तो भी उसकी
कोई व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं, 10-20 रुपए आपके खर्च भी हो जाए तो कर दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? भले ही आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं से वो बह रहा है तो उसकी टोटी ठीक करवा दीजिए। ये सब व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन न करें, मर्यादित वस्त्रों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, किसी को अकारण घूरे नहीं, शंका निवारण हेतु निर्धारित स्थान का प्रयोग करें, यानी इन्होंने शौचालय आदि की बात की है, शंका निवारण की, कचरा न फैलाएं, ऊंची आवाज में वार्तालाप न करें, म्यूजिक ईयरफोन पर सुने, कुत्ते को साथ न ले जाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है ना? बहुत सही। अक्सर ऐसा होता है कि आप टहल रहे हैं और पार्क आदि में और कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर है, तो ठीक है उनका पालतू है, उनसे बहुत दोस्ताना उसका रवैया है, लेकिन बाकी लोगों को उससे डर लगता है ना? तो देखकर घबराहट हो जाती है, तो फिर तो टहलना बेकार हो जाता है। हाँ, और जो ऐसे स्थान जहाँ पर खासकर पार्क में देखा गया है कि गंदगी भी कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि क्योंकि वो घूमने की जगह है, बच्चे खेलते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। हम ऐसी जगहों पे, जैसे हम अपने घर को समझते हैं, घर के आसपास हम स्वच्छता रखते हैं, घर के अंदर स्वच्छता रखते हैं, तो ये भी सोचे कि ये जो जगह है आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, तो इसे भी स्वस्थ रखना हमारा जो है कर्तव्य है। बिल्कुल, लगभग यही सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है कि देशवासियों का कर्तव्य है उस जगह को गंदगी न फैलाएं। अस्पताल में हम ध्यान नहीं रखते, ऐसी सभी जगहों का ऐसी सभी जगहों का ध्यान रखें, देश के प्रति सभी जनों का कर्तव्य है। ऐसे ये भी लिख रहे हैं कि हम अपने घर आंगन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थान को हम स्वच्छ और खूबसूरत बना सकते हैं। एक बात है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी के प्रयास से ये संभव हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि एक एक करके ही तो सब बनते हैं ना, तो एक एक करके प्रयास करेंगे तो ही सब बनेंगे। हम उसका मुंह देखेंगे, वो शुरू करे तो वो हमारा देखेगा कि तुम शुरू करो। बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर छोड़ दें। बिल्कुल, शुरुआत हम खुद ही करें, और ये अगर हम देखेंगे तो हमारा देखा देखी हमारे बच्चे जो हैं, हमें तो देख रहे हैं ना, वो भी सीखेंगे। जी हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। और एक बात और है कि ये तो हो गई सारी बचत की बात, लेकिन आमतौर पर हम चीजें कहीं लिख देते हैं, है ना, दीवारों पर लिख देते हैं, सीट पर लिख देते हैं, चाहे वो बस की हो, ट्रेन की हो, लकड़ी की बेंचेस होती है, खुरद देते हैं। ये सारी चीजों का भी ख्याल रखें। वो च्युइंगम आदि चिपका देते हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उन सब का ख्याल रखिए। साफ सफाई का तो ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल, एक गीत भी सुना दे, ये भी हमारी ड्यूटी है। जिंदगी के साथ
वाकई छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे तो बाकी जगहों को भी हम संभाल लेंगे। नहीं भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बात बिगड़ ही जाती है। अब जैसे सब कुछ ले गए, अब अचानक से जैसे कि पता लगा कि वहां आप गए और आपका कपड़ा टाइट हो गया, तो अब क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो अभी कितना भी ध्यान रखेंगे, अब उस समय पता लगा अचानक से मतलब आयरन के लिए कपड़ा दिया, वो दे के नहीं गया प्रेस करने वाला। कई बार मैचिंग के सामान हम भूल गए घर पे और पता चल रहा है कि क्या किया जाए, तो फिर क्या कुछ ना कुछ जुगाड़मेंट तो हो ही जाता है बुआ जी। जैसे क्या? जैसे कि हमारे एक श्रोता जो साथी हैं वो उन्होंने लिख के भेजा है कि जब बिगड़ी बात बन गई, इस पर मुझे बचपन का एक किस्सा याद आया जो मेरी प्यारी बुआ जी से ही जुड़ा है। हमारी बड़ी दीदी के विवाह के अवसर पर सभी करीबी रिश्तेदार थे। बुआ जी पर भोजन आदि देखने की जिम्मेदारी थी। तो हुआ ऐसा कि नाश्ते में बनी सब्जी कुछ ज्यादा ही बच गई, तो बुआ जी ने सब्जी में से आलू अलग कर लिए और उसमें कुछ कुछ मिलाकर पराठे, कटलेट जैसे पकवान बनाकर बच्चों को खिला दिया। किसी को ये राज पता ही नहीं चला। क्या बात है, ऐसा ही होता है। देखो भाई, इसीलिए कहते हैं ना कि शादी ब्याह में खास तौर से बड़े लोगों की बड़ी जरूरत होती है, और बुआ की तो खास तौर से भाई देखो हम अपनी कॉलर ऊंची कर सकते हैं। देखो अक्सर ऐसे ही आजकल का जैसे मौसम है, इसी से याद आया कि सलाद बहुत बच जाता है ना। तो मूली, गाजर ये सब रखा हुआ है, फिर उन्होंने थोड़ा सा गोभी भी बनाया, थोड़ा सा उसको उबाल दिया और चलो हुआ अचार बना दिया, उसमें राई, नमक, हल्दी और मिर्च डाल दी, अचार बना दिया। तो कुछ बिगड़ी हुई तो नहीं थी बात, लेकिन हाँ ये कि बहुत बचा हुआ सामान था, कहीं फेंको करो, इससे अच्छा कि उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया। लेकिन बात जो होती है, कभी कभी कुछ लोग नाराजगी हो जाती है, कुछ परेशान हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, तो कुछ ऐसी भी स्थितियां आती हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने जो बात साझा की है वो लिखा है, ज्यादातर बात बिगड़ने की समस्या शादी विवाह सेटल होने के समय होती है। बात अच्छे से शुरुआत होती है और नतीजे तक पहुंचते पहुंचते बिगड़ जाती है। पर मैं आज यहाँ उल्लेख कर रही हूँ 2 अच्छे पढ़े लिखे सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों की संपत्ति क्रय विक्रय की बात चल रही थी, जैसा कि होता है। साथ में अपने दोस्त वकील को लेकर गए, ऑनर से बात चल रही थी। वकील दोस्त साहब अचानक कुछ उल्टा सीधा बोल गए। शब्दों की बात ओनर को बहुत लग गई जो खरीदार थे, और भाई खरीदार भी जो थे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के थे। अचानक घोषणा कर दी कि मुझे संपत्ति नहीं बेचनी है। अच्छा, जिनकी संपत्ति थी। अच्छा। और लेने वाले के मुंह की हवाइयां उड़ गई। सारा पैसा हो चुका था, खुशी की जगह मातम हो गया। और हालांकि इन्होंने लिखा है, थोड़ी अलग बात लिखी है, औरतों को कम समझता है लोग, लेकिन अच्छा औरतों को लोग कम समझते हैं, लेकिन उस घर की औरतों फोन से बात करके मिलकर उस मसले को सुलझा लिया और संपत्ति क्रय विक्रय हो गई। बाद में यही समझ में आया कि वो वकील दोस्त जो थे वो दिल से काम बिगाड़ना चाह रहे थे अपने बड़बोलेपन से, पर दोस्त के प्यार में उनके पति को दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्ती आज भी उनसे है, पर अब लोग सचेत हो गए हैं। तो भाई ऐसा होता है। बात जैसे कि बात से जो बिगड़ जाती है बात मन्नो भौरिया, उसमें तो बिल्कुल सारी चीजों को छोड़कर, मतलब आप कह दीजिए कि जो उन्होंने बोला चलिए छोड़ दीजिए, हमने जो बोला वो भी छोड़ दीजिए, अब नए सिरे से बात करते हैं। और ऐसी स्थिति में शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, किसी के भी बोलने से बात बिगड़ सकती है। तो ऐसे में यही होना चाहिए कि चलिए सारी पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए और उस पर कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, मिट्टी डाल दो या छोड़ दो उसको, और आगे बढ़ो, नए सिरे से फिर शुरुआत करते हैं। हो सकता है बात बन जाए। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे हमसे बात बिगड़ रही है, तो आप समझ लें कि इस समय पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं अंधविश्वासी हो जाए, ठीक है इनको हटा देते हैं, आप इनसे बात कीजिए, है ना। क्या होता है कि क्योंकि जिसको बुरा लगता है उसको लगता ही जाता है, फिर उसको सही नहीं दिखाई देता है। और जैसे कि अगर तुम खराब इस समय लग रही हो तो फिर वो लगती ही रहोगे। तो बेहतर है कि वो हट जाए सामने से, किसी तीसरे को बैठा के बात कर लिया जाए, तो कभी कभी बात बन जाती है। बिल्कुल। और ये तो बात हो गई, जुगाड़ है। हाँ, ये जुगाड़ है। और ऐसी एक मेरी दोस्त थी, उसने कहानी बताई थी बुआ जी। मतलब कहानी क्या, उसके साथ वो घटना घटी थी कि वो अपने भाई की शादी में जा रही थी और बाराती डांस चल रहा था। उस दौरान उसके जो सैंडल की जो एक हील थी वो टूट गई। क्या बात। तो वो टूट गई, तो अब क्या करे, क्योंकि वो लंगड़ा के, क्योंकि एक पैर में हील थी और दूसरे में नहीं। तो उसने क्या किया कि वो कोने में गई और दूसरे हील को आसपास पत्थर उसने देखा और पत्थर से थोड़ा सा उसे मारा और तोड़ के फेंक दिया। अच्छा। अब दोनों जो सैंडल थी वो आ गई बराबर में। अब फिर उसके बाद उसने खूब डांस किया। क्या बात है। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है तो कि हमें इस तरह का जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसे ही एक बार हुआ कि वो चप्पल जो थी आगे से उसने सोल छोड़ दिया, तो उसको फिर रबर बैंड से बांध के
बांध दिया गया, उसकी चोटी टाइट कर दी गई मतलब जोड़ दिया गया। वहां पर कील वगैरह नहीं मिल सकती थी तो रबर बैंड से उसको बांध दिया गया, नहीं तो कपड़े से भी बांधा जाता है। हमारे साथी ने लिखा है जब शादी में देने के लिए महंगा गिफ्ट खरीदा गया, वहां पहुंचने में पता चला कि गिफ्ट घर पे ही रह गया। तो ऐसा भी होता है। हाँ, तो फिर उन्होंने जाहिर है फिर कैश वैश दिया होगा, इतना ही हमारे साथी ने लिखा है। ऐसे ही एक बार हम लोग वडोदरा गए थे, गरबे का समय था, गरबा खेलने के लिए, नवरात्र का समय था, बहुत प्रसिद्ध है वडोदरा का गरबा। हम लोग वहां गए और खूब तैयारी थी। हम लोग 4 लोग थे, मतलब महिलाओं के लिए खास तौर से कह रही हूँ, और खूब सारी चड़ियां चोली थी हमारे पास, जो लहंगा ब्लाउज पहनते हैं उसको चड़ियां चोली बोलते हैं। वहां जब पहुंचे तो वही अटैची हम लोग छोड़ के गए थे जिसमें हम लोगों ने चड़ियां चोली रखी लेकिन जिस मित्र के घर गए थे उनकी बेटी विदेश में जा चुकी थी, उसके सब जो थे वो निकाल के हम लोगों ने किसी किसी तरह से एक दूसरे का नाप नूप के पहना, फिर गए। लेकिन ये है कि जिस काम से आप गए हैं उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए, भले थोड़ा कम कि ज्यादा। अब बुआ जी वही कहने वाली थी मैं कि होता भी है कि कई बार ऐसी चीजें घटनाएं जो होती है ना वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने मेकअप के लिए या कपड़े ऐसे कुछ खरीदे हैं और एंड टाइम पे वो चीजें नहीं हो पाई तो कुछ अलग और नया कुछ हो जाता निकल आता है। यानी ये कह सकते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा ही देते हैं इस समय पे और जो भी होगा उसका मजा लीजिए। ये ना सोचिए कि हम उसी के भरोसे थे, अब तो पूरी जिंदगी यही खत्म हो गई। और उदास ना हो जी, ना, तो जैसे आपने बोला ही कि उस समय का आनंद लीजिए क्योंकि वो समय तो लौट के नहीं आने वाला है। तो उदास ना हो तो इसके लिए गीत सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। बिल्कुल। तो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब आप किसी को ठेस पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं तब हर बार बिगड़ी बात बना पाना संभव नहीं होता। अपने दिल पर पत्थर रखकर माफी मांगने का विचार है तो भयानक, मगर यदि उससे संबंधों का पुनर्निर्माण हो जाता है तब यह भी ठीक है। समस्या को अनदेखा करने के स्थान पर उसका समाधान करने का प्रयास करके आप चलना शुरू कर चुके हैं। अब बस आपको क्षमा याचना करने के सही ढंग की खोज करना है, जो चीजों को ठीक कर देना है। ये सीखने के लिए बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने की शुरुआत कैसी करनी है, पहला चरण और उसके आगे देखिए। देखो भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी है। क्षमा याचना करने के सही ढंग खोज नहीं करनी होती है। आप बस समर्पित हो जाइए। आप मान लीजिए कि इनको मनाना है तो आप मना ही लेंगे। फिर आपके लिए ये सोचना कि हम कितना झुकें और कितना नहीं झुकें, ये बिल्कुल गलत है। और मजेदार बात पे अभी हमारे साथी लिख रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैं जाने को तैयार हुई तो देखा सलवार के नीचे से लेस उधड़ गई है और देर हो रही थी, तो उसी से मैचिंग की दूसरी ऑफ वाइट सलवार पहनकर चले गए।
तो ऐसा अक्सर होता है। ये तो आपने घर में देख लिया, एक बार हम लोग ऐसे ही गए, देखा चप्पल खरीदने गए थे और जैसे ही पैर फैलाए तो देखा सलवार उल्टी पहन के गए थे। तो अब ठीक है, उस पर से सिलाई दिख रही थी, तो अब क्या किया जा सकता है था। बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उसका मजा लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। और अब कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समय भी हो चुका है। और हम तो यही कहेंगे कि बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहिए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब अनुमति मन्नू बहुरिया और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार।